नमस्कार, आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है और मैं हूं विकास टेकरे। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, कैसे इस क्रांति की शुरुआत हुई और घटनाएं आज हम इस अध्याय में समझने वाले हैं। अध्याय है 5, कक्षा 8वीं, NCERT। आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी ज़बरदस्त योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। ठीक इसी प्रकार अंग्रेजों द्वारा भारत के अन्य क्षेत्रीय शासकों से भी इसी प्रकार की नीतियों का अनुकरण किया जा रहा था। डलहौजी पहले ही अपनी हड़प नीतियों के लिए एक बड़े क्षेत्र को हड़प चुका था। हड़प नीति में चाहे युद्ध के जरिए उसने हड़पा हो, कुशासन का आरोप लगाकर, पेंशन बंद करके, या फिर सबसे प्रसिद्ध दत्तक पुत्र के नाम पर उसने बड़े बड़े राज्यों को जैसे झांसी, सतारा इन्हें हड़पने का काम किया। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार अंग्रेजों द्वारा भारत के अन्य क्षेत्रीय शासकों के साथ भी ऐसा व्यवहार किया जा रहा था, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। जो शुरुआत 1757 में प्लासी के युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध के साथ में हुई, तो कंपनी को ये समझ में आ गया था कि भारत में राज्य विस्तार या फिर क्षेत्र विस्तार करना ज़्यादा कठिन काम नहीं है, और वे इसमें संलग्न भी पूरी तरह से हो चुके थे। किसान सिपाहियों को देखते हैं। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सरल तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजन से लिया कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठोस पहुंचाते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो सैनिकों ने बगावत कर दी। उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में कोई ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने पर उन्हें सख्त सजा दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेनाओं में नौकरी करेगा तो उसे ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार के गांवों को छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। सुधारों पर प्रतिक्रिया। जो सामाजिक या धार्मिक सुधार अंग्रेजों द्वारा किए गए, वे सीधे तौर पर कुछ वर्ग विशेष को नुकसान पहुंचा रहे थे और उनकी पीढ़ियों या फिर उनकी रूढ़ियों के खिलाफ था, जिसके चलते विद्रोह में उन्होंने भी भाग लिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया, जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो वो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका पहले जैसा अधिकार ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं।
दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह कैसे बना, अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी-कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न-भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि उनका सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह में जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तीव्रों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी के उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। मेरठ से दिल्ली तट 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिनों बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने पर 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 के समय की शुरुआती घटना रही। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर बंदी सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका जवाब भी ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली तो दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों में आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह बात माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अपनी बात रखी और अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के परिणाम गहरे रूप में सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासन और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों पर शासन चला रहे थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चला सकेंगे। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल-पुथल
कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत में अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास उन्हें मिला। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था। लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थायी नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये नेता अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव की दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के गवर्नर के तहत कार्य करेंगे। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बेरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। बेरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जाकर जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य में के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजी संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म होने वाला है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राफ भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक के बाद एक गांव हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आ गए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी खत्म होने वाला है। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल सेना जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने के लिए लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों को सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही वक्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच की। इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। ये व्यक्ति जिनका नाम था वक्त खान। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। कंपनी का पलटवार क्या था, यह जानना भी बहुत जरूरी है। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। 1 सितंबर
सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया और इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर द्वितीय ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चला रहे थे। जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों का उत्साह बढ़ा था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों को विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमींदार पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। विद्रोह के बाद के साल और विद्रोह के बाद क्या हुआ? अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण कर लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय कैनिंग थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी कैनिंग ही थे, क्योंकि पहले कैनिंग गवर्नर जनरल थे। उसके बाद में 1858 में उनका प्रमोशन हो गया और फिर उनके पद का नाम बदल गया और फिर वो बन गए वायसराय। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासतें अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्र को सौंपने की भी अनुमति दी गई या फिर छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन के राजा या रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय
अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकार को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। दक्षिण भारत में ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित खुर्दा साम्राज्य का विद्रोह जो 1857 में हुआ, इसे हम पाइक विद्रोह भी कहते हैं, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। राज्य के पूर्व सैनिकों को पाइक कहा जाता था। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र ब्रह्मस्वर राय, ये इनका पूरा नाम है, जिन्हें लोग बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे, वे इस विद्रोह के नेता थे। अब इसके बाद हम देखते हैं समकालीन विश्व का क्या हाल था। परम शांति के लिए एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिण भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 से शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। हांग चिकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हांग जिगुआंग के ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध धर्म आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोह एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाए, जहां किसी भी प्रकार के पास किसी भी व्यक्ति के पास निजी संपत्ति न हो, जहां सामाजिक वर्ग और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग यानी कि क्विंग, हम यहाँ पर इन्हें कहेंगे, क्विंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद दी, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के हित भी थे। क्योंकि ताइपिंग विद्रोह गुलामी प्रथा को समाप्त करना चाहता था, वह अफीम जैसे नशीले पदार्थों के सेवन पर भी प्रतिबंध लगाना चाहता था, जिसके व्यापार से ब्रिटिश और फ्रांसीसी बहुत लाभ कमा रहे थे चीन में। वो ज़बरदस्ती अफीम का व्यापार या फिर अफीम का नशा चीन में फैलाकर उन्हें आदी बनाना चाहते थे और अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। और ताइपिंग विद्रोह के सिद्धांत इसके खिलाफ थे, इसलिए अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने में चीनी सरकार या फिर चीनी साम्राज्य की मदद की। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद ज़्यादा नहीं आया होगा, लेकिन जो चीज़ें हमें अक्सर पसंद नहीं आती, ज़रूरी नहीं है कि वे हमारे काम की भी नहीं होती। ये एनसीईआरटी के वीडियोस आपके और हमारे बहुत काम के हैं। इनसे हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियों को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हम बेसिक और जो सब्जेक्टिव नॉलेज है उसे बहुत अच्छे से ले पाएंगे। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। एलिक सफ़ाफ, जो कि तुर्की की लेखिका हैं, वे कहती हैं, हमें ज़रूरत है एक ईमानदार आत्मावलोकन की, दूसरों की गलतियों की पहरेदारी करने की नहीं। हमें ज़रूरत है खुद को जानने की, खुद को समझने की और खुद को टेस्ट करने की, यानी कि खुद को समझिए ना कि दूसरों को, क्योंकि जब आप खुद को समझेंगे तो आप इम्प्रूव होंगे, आप बेहतर होंगे, जबकि दूसरों को समझने पर आप कुछ भी नहीं होंगे, बल्कि आपके मन में यही भाव आएगा कि इससे तो बेहतर मैं ही हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।